हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 4 जिसका नाम है ग्रोइंग अप विथ नेचर, प्रकृति के साथ बड़ा होना, ग्रो करना, आगे बढ़ना। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोइंग अप विथ नेचर। ग्रोइंग अप मतलब बढ़ना, विथ मतलब साथ, नेचर मतलब प्रकृति। तो प्रकृति के साथ बढ़ना, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इससे पहले प्रकृति के बारे में एक छोटी सी कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो पहले इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए और तब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके। हरे वन में पंछी गाए, फूल महक कर रंग लुटाए, नदियाँ गाए मीठा गाना, बादल बरसे प्यार पुराना, धूप सुनहरी पर्वत छूले, चांदनी मोती सी ढलके, खेत लहरें बाली झूमे, तितली रंग रंग में घूमे, पवन छेड़े मन की तान, प्रकृति में है सुख का गान। आई होप आपको ये छोटी सी पोम अच्छी लगी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। अ जर्नी थ्रू अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से एक यात्रा, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब जंगल से होती हुई एक यात्रा। कहाँ से यात्रा हो रही है? जंगल से। जर्नी मतलब यात्रा और फॉरेस्ट मतलब जंगल। ओके, अब जंगल से कौन यात्रा कर रहा है देखते हैं। रीना एंड अमित वर एक्साइटेड अबाउट अ फैमिली ट्रिप। रीना और अमित बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। किसके बारे में? एक फैमिली ट्रिप के बारे में, ठीक है। वो एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे थे, उनका पारिवारिक ट्रिप पर जा रहा था, जिसके लिए वो दोनों बहुत उत्सुक थे। दे वर गोइंग टू देयर विलेज नियर अ फॉरेस्ट। वो कहाँ जा रहे थे? अपने गांव, जो कि कहाँ पर था? एक फॉरेस्ट के पास। नियर मतलब पास में, फॉरेस्ट मतलब जंगल। उनका गांव जंगल के पास में था और वो अपने गांव जा रहे थे। इट वॉज द टाइम फॉर अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। और वो समय कौन सा समय था? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल का समय था। फेस्टिवल मतलब त्यौहार, ठीक है, सभी को पता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल किसे बोलते हैं? वो त्यौहार जब क्या होता है, जो अनाज होती है वो पक जाती है या पक्के कटने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। तो अनाज की जब कटाई होती है उस समय जो लोग होते हैं जिनकी फसलें पक के तैयार हो जाती है वो बहुत खुश होते हैं और उसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो इसे हम जो फेस्टिवल मनाते हैं उनको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो कि हार्वेस्ट के पूरा होने पर, कंप्लीट होने पर मनाया जाता है, ठीक है। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा, इट वॉज ऑल्सो अ स्पेशल ओकेजन। और इसके अलावा एक स्पेशल ओकेजन था। क्या उत्सव था वो स्पेशल वाला? क्या होने वाला था वहाँ पर? ऑन दैट डे, उस दिन, जिस दिन हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाना था, their village was also going to be a fully solar powered village. They could not wait to see the whole village lit up for the celebration. ओके, तो उस दिन, जिस दिन ये हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाने वाले थे, उस दिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनके गांव में होने वाली थी। वो ये थी कि उनका पूरा गांव क्या होने वाला था? सोलर पावर्ड विलेज। सोलर पावर्ड मतलब वो गांव जो पूरी सोलर एनर्जी से चलता है। आपने सोलर लाइट के बारे में सुना है ना? सोलर क्या होता है? जो सन से हमें मिलती है, जो लाइट है ना, सनलाइट से जो भी चीज़ें चलाई जाती हैं, बिजली बनाई जाती है, ओके, दैट इज़ सोलर पावर्ड। तो उनका जो गांव था वहाँ पर पूरे सोलर एनर्जी से बिजली पैदा कर कर पूरे गांव में रोशनी होने वाली थी। वहाँ जितनी भी उनकी जो लाइट थी, पूरा जो गांव था, जो लाइट चलती थी, वो सोलर एनर्जी से स्टार्ट होने वाली थी। पूरा का पूरा गांव, केवल एक दो घर नहीं, पूरा गांव, पूरे गांव में जहाँ भी लाइट की ज़रूरत थी वो लाइट किससे चलने वाली थी? सोलर पावर्ड से, ठीक है। तो इसका भी सेलिब्रेशन होने वाला था और पूरा गांव सोलर एनर्जी से, सोलर पावर से चमकने वाला था। तो इसके लिए भी वो बहुत एक्साइटेड थे। तो देखो यहाँ पर दोनों बच्चों का गांव, अब वो गांव जा रहे हैं अपने, रीना एंड अमित। ये उनकी बस है। अब ये गांव पहुँच गए। अब गांव को आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके के घर हैं यहाँ पर, ठीक है। देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स और बहुत सारे ट्रीज़ हैं, डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल लग रहा है। और घर भी किस चीज़ के बने हुए हैं? ऐसा लग रहा है ये मिट्टी के घर हैं जो कि स्ट्रॉ से बनाए गए हैं, घास फूस से, क्ले से, है ना। तो इस तरीके के घर हैं और खूबसूरत से फ्लावर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। नाउ वेलकम टू द विलेज। गांव में आपका स्वागत है। एज दे एंटर द विलेज, जैसे ही वो गांव में आए, उनने प्रवेश किया गांव में, चिल्ड्रन नोटिस्ड ट्रीज
full of bright orange red flowers. जैसे ही ये गांव में आए, इनका परिवार गांव में आया, प्रवेश किया, वो जो बच्चे थे उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। क्या था वहाँ पर? बहुत सारे ट्रीज थे, नॉट वन, दे नोटिस ट्रीज, बहुत सारे पेड़ थे जो कि फुल थे, भरे हुए थे, किससे? रेड ऑरेंज फ्लावर्स से, ब्राइट ऑरेंज रेड फ्लावर्स, मतलब तेज ऑरेंज कलर के और रेड कलर के फूलों से भरे हुए पेड़ थे। रीना आस्क्ड, रीना ने पूछा, व्हाट आर दोज फ्लावर्स कॉल्ड? रीना ने पूछा कि उन फूलों को क्या कहते हैं। ठीक है, रीना ने दूर से पूछा। हर फादर स्माइल्ड एंड सेड, उसके फादर जो थे, पिताजी, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, दिस इज़ अ पलाश ट्री, ये एक पलाश का पेड़ है। ठीक है, पलाश फूल का नाम है। तो ये फूल है जो पलाश, वो बहुत ही ब्राइट रेड ऑरेंज कलर का होता है। तो इसको उनके पिताजी ने बताया रीना को कि ये पलाश का पेड़ है। When the flowers bloom on this tree, जब इस पेड़ पर फूल खिलते हैं, ब्लूम मतलब होता है खिलना, जब इस पेड़ पर फूल खिलते हैं, the entire forest looks reddish orange from a distance, तो पूरा का पूरा जो जंगल है वो रेडिश ऑरेंज कलर का दिखाई देता है दूर से। पूरे जंगल में पलाश के पेड़ हैं और जब इन पेड़ों पर फूल खिलते हैं तो दूर से देखने पर ये पूरा जो जंगल है ऐसा लगता है कि रेडिश ऑरेंज कलर का है। ओके, सो पलाश इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए पलाश को क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल की आग, है ना, क्योंकि दूर से देखने से ऐसा लगता है कि पूरी आग लगी हुई है पूरी जंगल में। जो फ्लेम होता है, लौ होती है, आग की जो लौ होती है वो ऑरेंज रेड कलर की होती है। तो वैसे ही दूर से देखने पर ऐसा लगता है पूरे जंगल में लौ जल रही है, आग जल रही है, इसलिए उसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पलाश के फूल कैसे लगते हैं। ये इस तरीके का कलर होता है, रेड ऑरेंज, है ना, ब्राइट कलर होता है और पूरा जंगल इसी कलर के फूलों से भरा होता है। तो ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि आग जल रही है, फ्लेम जल रही है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पलाश को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1, राइट नेम्स ऑफ 5 कलरफुल फ्लावर्स इन योर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, पलाश इज़ कॉल्ड केसुड़ा इन गुजरात। तो यहाँ पर आपने 5 फूलों के नाम लिखने हैं और फिर उनका लोकल नाम लिखना है कि आपके वहाँ पर उन फूलों का क्या नाम है, क्या कहा जाता है उनको। देन ड्रॉ एंड कलर फ्लावर ऑफ योर चॉइस, फिर यहाँ पर आपने उनका पिक्चर बना के उनको कलर करना है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के ले लेते हैं मैरी गोल्ड। ओके, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मैरी गोल्ड को गेंदा। ओके, और यहाँ पर आपने मैरीगोल्ड का पिक्चर बना के उसको कलर करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं रोज़। बहुत कॉमन फ्लावर है, सब जगह मिलता है और सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं रोज़ को? गुलाब। ठीक है, आपकी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं तो वो नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ आप रोज़ का पिक्चर बनाएंगे। देन आप ले सकते हैं हिबिस्कस, बहुत सुंदर लगता है, हिबिस्कस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुड़हल का फूल, गुड़हल। ओके, और इसका पिक्चर यहाँ पे बनाएंगे। ऐसे ही किन्हीं और 2 फूलों के नाम आप लिखेंगे और उनके पिक्चर बनाएंगे। तो आपको जो भी फूल अच्छे लगते हैं वहाँ पर, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, आपको 5 लिखने के लिए बोला है, 4 और 5। तो यहाँ पर अपने मन से आपको जो 2 फूल पसंद हैं उनका नाम इंग्लिश में, फिर उनका लोकल लैंग्वेज में या आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, और यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये मैरी गोल्ड है ना, इसको हम गेंदा भी बोल सकते हैं। इसका पिक्चर आप बना सकते हो यहाँ पर, मैरी गोल्ड जहाँ पर लिखा है। देन ये रोज़ फ्लावर है, गुलाब। ठीक है, आप किसी और रंग का भी गुलाब बना सकते हैं। ये हिबिस्कस है जिसको हम गुड़हल बोलते हैं, बहुत खूबसूरत सा फूल होता है ये, तो इसका भी चित्र आप बना सकते हो। तो ऐसे ही 2 फूल आपने खुद छांटने हैं जो आपको पसंद हो और उनके नाम लिखने हैं और चित्र बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरा विलेज कैसे सजाया हुआ है सेलिब्रेशन के लिए। देखो ऊपर भी कुछ पेपर से बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स लगा रखे हैं और यहाँ पर जो घर की वॉल्स हैं उनको भी सुंदर सा डेकोरेट किया हुआ है पिक्चर से। यहाँ पर मटकों को डेकोरेट किया जा रहा है और यहाँ पर भी ये कुछ बनाया जा रहा है। तो देखो क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द विलेज वॉज डेकोरेटेड फॉर दिस सेलिब्रेशन, गाँव को सेलिब्रेशन के लिए सजाया गया था।
अमित ये सारी डेकोरेशन देखकर बहुत खुश हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है, दीज हाउसेस लुक सो डिफरेंट। ये जो घर हैं ये तो बहुत अलग लग रहे हैं, दिख रहे हैं उन घरों से जो कि सिटीज़ में हैं, शहरों में जो घर होते हैं उनसे ये बहुत अलग दिख रहे हैं। द डेकोरेशन ऑन द वॉल इज़ सो ब्यूटिफुल। और जो दीवारों पर डेकोरेशन बनाई गई है, डेकोरेशन है, वो बहुत ही खूबसूरत है। मदर, अब माँ क्या बोलती है अमित की मदर? अमित, these houses are made using clay, hay, cow dung and other natural materials। अब अमित की जो मदर हैं वो उसको बताती हैं कि जो ये घर बने हुए हैं ये किस चीज़ से बने हैं। इनको बनाने के लिए क्ले इस्तेमाल किया गया है। क्ले मतलब मिट्टी, हे मतलब घास फूस, ठीक है, जो घास होती है, देन काउ डंग गोबर एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, और भी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे ये घर बनाया गया है। लुक, दिस पेंटिंग इज़ डन बाय योर ग्रैंड मदर। और वहाँ पर उसकी मम्मी उसको एक पेंटिंग दिखाती हैं और बताती हैं कि ये आपकी दादी जी ने बनाया है। शी हैज़ यूज्ड अ डाई मेड बाय मिक्सिंग राइस फ्लोर एंड वाटर। और वो बताती हैं कि दादी ने इसे कैसे बनाया है। दादी ने इनको बनाने के लिए एक डाई यूज़ किया है। डाई मतलब एक तरह का कलर, ठीक है, कलर को डाई बोलते हैं। और ये कलर दादी ने कैसे बनाया है? बाय मिक्सिंग राइस फ्लोर। राइस फ्लोर मतलब चावल का आटा, चावल के आटे से, चावल का आटा, ठीक है, और पानी। और वाटर मतलब ये तो आपको पता है, पानी। चावल के आटे को एकदम पतला सा बना के उस पर पानी मिक्स करके जो उसका कलर बना, वाइट कलर का पेस्ट जैसा, ठीक है, या पतला और पतला कर दिया होगा जैसे भी उनको चाहिए, तो वाइट कलर का डाई बना के उससे जो दादी माँ है उन्होंने डिज़ाइन बनाया है। आप इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं कि जो राइस फ्लोर होता है, चावल का आटा और पानी से जो भी डाई बनाई जाती है, उसे किस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं। ये इस तरीके की डिज़ाइन उत्तराखंड में भी बनाते हैं, ठीक है, इसको एपन बोलते हैं। वाइट वाइट सी लाइन बनाई हैं और ये डिज़ाइंस बनाए हैं, तो इस तरीके की जो पेंटिंग है या डिज़ाइंस हैं वो एपन से बनाए जाते हैं। इसको एपन बोला जाता है, ठीक है, उत्तराखंड में एपन बोला जाता है और दूसरी जगहों पर और कुछ भी बोलते होंगे। तो ये आपको दिखाने के लिए है कि किस तरीके से चावल के आटे और पानी से डिज़ाइंस बनते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। Now next is activity 2. Make the model of a house using materials from nature such as clay, wooden sticks, hay, grass, leaves, etc. Decorate it with an art form of your choice. तो यहाँ पर बोला है कि आपने एक घर का मॉडल बनाना है और उस मॉडल को बनाने के लिए आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वुडन स्टिक्स, लकड़ी की स्टिक्स, छोटी छोटी लकड़ियाँ, हे, घास, ग्रास, ठीक है, सूखी घास को बोलते हैं हे, भूसा वगैरह जो होता है, और ग्रास जो हरी घास है, या फिर पत्ते, और भी चीज़ें जो कि नेचुरल हैं उनका इस्तेमाल करके आप घर को बनाएंगे। और उसके बाद उसके ऊपर आप अपने मन का कोई भी जो आर्ट फॉर्म है, डिज़ाइंस होते हैं, वो बनाएंगे, ठीक है। रीना एंड अमित स्टार्टेड प्लेइंग इनसाइड द हाउस। रीना और जो अमित थे, दोनों भाई बहन घर के अंदर खेलने लगे। दे नोटिस दैट देयर ग्रैंड मदर वॉज पेंटिंग ऑन अ क्लोथ। उन्हें घर में क्या नोटिस किया? उन्हें ये नोटिस किया, ये देखा कि उनकी दादी माँ एक कपड़े के ऊपर कोई पेंटिंग बना रही हैं। अमित आस्क्ड अबाउट द पेंट्स। अमित ने दादी माँ से पेंट्स के बारे में पूछा, कलर के बारे में, कि वो कौन सा कलर है, कैसे बना है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस दादी से पूछे होंगे। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट द पेंट वॉज मेड ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड विद द पाउडर्ड कलर्ड स्टोन्स। तो दादी ने उसे क्या बताया? दादी ने बताया कि जो ये पेंट है वो किससे बने हैं? वो एक्सट्रैक्ट्स हैं, किसके? फ्लावर्स के, लीव्स के, और वो क्या हैं? पाउडर्ड कलर्ड स्टोन। और वहाँ जो कलर बना है वो किससे बना है? एक्सट्रैक्ट मतलब जो फूलों का रस या फिर पत्तों का रस होता है, उससे ये कलर्स बने हैं। उन रस को, जो कलरफुल रस होते हैं, उसको निकाला गया है फूलों से, पत्तों से, ठीक है। और जो कलर्ड स्टोन्स होते हैं, कलरफुल स्टोन्स होते हैं, पत्थर, उनको पाउडर फॉर्म बना के, उनको एकदम बारीक पाउडर बना के उसका इस्तेमाल किया गया है पेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है आपको, डू यू नो, कि आप जानते हैं गॉन्ड आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर्स। गॉन्ड आर्ट होते हैं, उसमें जो कलर्स यूज़ करते हैं पेंटिंग्स में, उसको बनाने के लिए जो भी वो कलर्स यूज़ करते हैं वो नेचुरल कलर्स होते हैं, ठीक है। दीवारों पर जो पेंटिंग बनाई जाती है गॉन्ड आर्ट में, जैसे कि ये गॉन्ड आर्ट का एक एग्जांपल है, इस तरीके की पेंटिंग होती है। जो ये पेंटिंग बनाने के लिए कलर इस्तेमाल होते हैं वो नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं। द आर्टिस्ट मेक पिक्चर्स ऑफ नेचर लाइक ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन्स। इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं, ये गॉन्ड आर्ट बनाने वाले, वो क्या क्या बनाते हैं? उसमें वो
ट्रीज़ की पिक्चर बनाते हैं, एनिमल्स की पिक्चर बनाते हैं, बर्ड्स की पिक्चर बनाते हैं, ह्यूमंस के, इंसानों के पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3, लेट अस प्रिपेयर अ नेचुरल डाई। चलो हम एक नेचुरल डाई बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको डाई बनाना सिखाया है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो ये डाई अगर बनाने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, तो ये आप अपने बड़ों की प्रेजेंस में ही कीजिएगा। घर पे करें तो मम्मी पापा की प्रेजेंस में, और स्कूल में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके टीचर्स आपके साथ होंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है collect some flowers, leaves, barks and roots such as beetroot, hibiscus and marigold that have coloring properties. सबसे पहले आपने कुछ फूलों को, पत्तों को, बार्क मतलब छाल को, ठीक है, रूट्स जड़ों को इकट्ठा करना है जो थोड़े कलरफुल हों, जैसे कि बीटरूट और हिबिस्कस का फ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है, गेंदे का फूल, जिनकी कलरिंग प्रॉपर्टीज़ हो, मतलब जिनमें कलर हो, जो कलरफुल हो। बॉयल एनी of the collected plant part in approximately 1 to 2 liters of water for 30 minutes to an hour, covering the container with a plate. तो इनमें से मान लीजिए आपने कुछ भी चीज़ ली, हो सकता है आप बीट रूट ले लो या हिबिस्कस ले लो या मैरीगोल्ड ले लो, सारे एक साथ मिक्स नहीं करने। फिर तो अगर आप सब एक साथ मिक्स करके बनाओगे फिर तो कौन सा कलर बनेगा, आप सोच सकते हो कि डिफरेंट कलर एक साथ मिलेंगे तो कैसा अजीब सा कलर बन जाता है। वो हमें नहीं करना है, हमें केवल एक चीज़ लेनी है। मान लीजिए हम बीट रूट लेते हैं, तो बीट रूट को हम क्या करेंगे, उसको पीसेस में काट लो, ठीक है। उसके बाद उसे क्या करना है, 1 से लेके 2 लीटर तक के पानी में, 1 से 2 लीटर पानी, या तो 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, या उस 1 से 2 लीटर के बीच में आपका पानी होना चाहिए, उसमें उनको डाल देना है और 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक उसको उबालना है बर्तन में। जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन में उबालना है, बर्तन को पहले ढक लेना है, फिर उसको उबालना है, ठीक है। प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर और एन एल्डर। तो यहाँ भी लिखा गया है कि आपने अपने बड़ों की हेल्प लेनी है। स्टेप 3 में क्या करना है आपने, स्ट्रेन द लिक्विड टू रिमूव द प्लांट मटेरियल लीविंग बिहाइंड द नेचुरल डाई। जैसे घर में मम्मी चाय बनाती है, उसके बाद चाय जो होती हैं पत्तियां वो छानती हैं स्ट्रेनर से, ताकि चाय अलग हो जाए और जो भी प्लांट पार्ट है, जो भी पत्तियां हैं वो अलग हो जाएं। ऐसे ही इसको भी छानना है ताकि जो लिक्विड मटेरियल है वो अलग हो और जो प्लांट का पार्ट जिसको भी आपने बॉईल किया था उसको अलग कर दें, सेपरेट कर दें, क्योंकि हमें तो लिक्विड वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है, कलर बनाने के लिए डाई चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपने, नाउ ट्राई टू पेंट अ पीस ऑफ क्लोथ। फिर आपने एक पीस ऑफ क्लोथ लेना है, कपड़े का टुकड़ा लेना है, सच एज लाइट कलर्ड हैंकरचीफ और हैंड टॉवल। कोई हल्के रंग का, सफ़ेद रंग का आप ले सकते हो, या हैंकी ले सकते हो, रुमाल, या फिर कोई टॉवल ले सकते हो छोटा सा, ठीक है। बहुत बड़ा मत लीजिएगा एक बार में, क्योंकि आपने ये सिर्फ एक्टिविटी करनी है, चेक करना है, देखना है। तो कोई छोटा सा क्लोथ का पीस लीजिएगा जो लाइट कलर में, जैसे वाइट इज़ बेस्ट, उसमें पता चलेगा कि कैसे कलर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग द डाई यू हैव प्रिपेयर, उसके बाद उसको, उस कपड़े को उसमें डालना है। कैसे, उस कपड़े को उस डाई के अंदर, उस जो भी बर्तन है उसमें जिसमें डाई है आपका, ये वाटर है कलर्ड वाला, उसमें आप अपने इस क्लोथ के पीस को डाल देंगे। नोट दैट यू नीड टू सोक द क्लोथ ओवरनाइट। अब इसमें बोला गया है कि आपने उस कपड़े को उसमें भिगो के रखना है ओवरनाइट, एक रात भर, ठीक है। रात भर उस कपड़े को उसी डाई के अंदर रखना है और सुबह क्या करना है आपने, स्क्वीज़ इट एंड ड्राई इट विथ नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली सुबह उठकर उस कपड़े को निचोड़ना है और उसको सुखा देना है। तब आप देखोगे कि उसमें कैसा डाई हुआ है, कैसा कलर हुआ है। ओके, डू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्टिविटी कीजिएगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स, अपने बड़ों की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज The children were curious to see the tools used for farming and extracting honey. अब बच्चे किस चीज़ के लिए उत्सुक थे, बहुत उत्सुक थे ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए, टूल्स, जो औजार होते हैं। कौन से औजार, यूज फॉर फार्मिंग, जो खेती के लिए और हनी निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको देखने के लिए बच्चे बहुत क्यूरियस थे। क्यूरियस मतलब उत्सुक होना, ठीक है। तो वहाँ पर उनके गांव में क्या किया जाता था, खेती भी की जाती थी और शहद भी, मधुमक्खी का पालन किया जाता था, जिससे कि शहद मिलता है। तो उन खेती करने के लिए, शहद निकालने के लिए कौन सी टूल्स का, औजारों का इस्तेमाल होता है, ये देखने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक थे। देयर वर अर्दन पॉट्स एंड बैम्बू बास्केट्स इन द हाउस टू स्टोर ग्रेन्स। घर में क्या थे, अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन थे, और बैम्बू के बास्केट थे, बांस की टोकरियाँ थीं इन द हाउस। किस लिए, टू स्टोर ग्रेन्स, जो अनाज होता है उसको स्टोर करके रखने के लिए क्या रखा हुआ था गांव में, उनके घर में मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े और बैम्बू के बास्केट्स, बांस की टोकरियाँ। अर्दन पॉट्स वर लाइंड इनसाइड विथ नीम लीव्स। जो मिट्टी के बर्तन थे, पॉट्स थे बड़े बड़े, उनके अंदर नीम की पत्तियां डाली हुई थी। और जो बैम्बू की बास्केट थे, द बैम्बू बास्केट्स वर कोटेड विथ काउ डंग ऑन द आउटसाइड। जो बैम्बू के बास्केट्स थे, मान लीजिए इस तरीके के बास्केट्स हैं बैम्बू के, तो यहाँ पर बाहर की तरफ उनको काउ डंग से
लीपा हुआ था, ठीक है, उनको काऊ डंग की लेयर लगाई हुई थी। अब ये क्यों? विद दिस मैथड द स्टोर्ड ग्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, ताकि इसके अंदर जो भी ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करके रखेंगे वो कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहें। क्योंकि कहीं कहीं पर क्या था, जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें उन्हें नीम की पत्तियां डाली हुई थी अंदर, और नीम की पत्तियों से भी कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो काउडंग था उसको बास्केट्स थे जो यहाँ पर बैम्बू के या लकड़ी के, उसके बाहर उनको लगा के रखा हुआ था, लीप के रखा हुआ था, तो उसकी वजह से भी पेस्ट और इंसेक्ट्स अनाज को ख़राब नहीं करते। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द जैनो कुरुबाज इज़ अ ट्राइब फ्रॉम कर्नाटका। जैनो कुरुबाज क्या है? एक ट्राइब है, एक जाति है, कहाँ की? कर्नाटका की। देयर नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड जैनो विच मीन्स हनी। उनका जो नाम पड़ा है जैनो कुरुबाज, ये कहाँ से मिला उनको ये नाम जैनो? जैनो का मतलब है हनी, शहद। When they collect honey from beehives, they sing songs to apologize to the bees. This shows their respect for nature. Actually ये लोग क्या करते हैं, ये हनी बीज को पालते हैं, ठीक है, मधुमक्खियाँ पालते हैं, जिससे कि इनको शहद मिलता है। और जैनो का मतलब होता है हनी, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, जैनो कुरुबाज, ठीक है। और जब ये हनी निकालते हैं उस समय, ये मधुमक्खी के छत्ते से जब ये शहद निकालते हैं, ये क्या करते हैं, दे सिंग सॉन्ग्स, ये गाना गाते हैं, टू अपोलोजाइज टू द बीज, मधुमक्खियों से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि ये मधुमक्खियों का शहद ले लेते हैं। शहद कौन बनाता है? हनी बीज बनाती हैं, है ना। तो हनी बीज का शहद ये लोग इस्तेमाल करें, उनके बनाए हुए शहद को लेते हैं, तो इसके लिए ये लोग हनी बीज से माफ़ी मांगते हैं, और गाते हुए, कैसे, गाना गाते हुए ये हनी बीज से माफ़ी मांगते हैं। दिस शोज़ देयर रिस्पेक्ट फॉर नेचर। इससे क्या दिखता है कि ये प्रकृति से कितना, प्रकृति के प्रति इनका रिस्पेक्ट है, ये उसकी इज्जत करते हैं। प्रकृति मतलब यहाँ पर क्या है, हनी बीज प्रकृति का ही पार्ट है, तो ये हनी बीज की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इन्होंने उनके द्वारा बनाया हुआ शहद लिया है। तो ये जो दिखता है कि ये गाना गाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, इससे क्या पता चलता है कि ये नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। Now activity 4, find out some traditional ways of preserving grains and vegetables at your place and fill the following table. One example is given. यहाँ पर बोला गया है कि आपने को कुछ ट्रेडिशनल वेज बताने हैं, तरीके बताने हैं जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए? ग्रेन्स को या सब वेजिटेबल्स को सेफ रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। आपके जगह, आप जहाँ आप रहते हो वहाँ पर अनाज को या सब्जियों को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, ये आपने बताना है इस टेबल में, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि तुमड़ी, इसको बोलते हैं तुमरी, लिखा हुआ है, और कॉमनली यूज्ड इन दिस स्टेट। यहाँ स्टेट का नाम बताना है, कौन से स्टेट में यूज़ करते हैं, उत्तराखंड में। ये होता क्या है? डिटेल्स ऑफ द कंटेनर, कंस्ट्रक्टेड विद अ राउंड और ओवल शेप्ड ड्राइड बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड होता है लौकी, ठीक है। अब कोई भी लौकी है इस तरीके की, मान लो कोई लौकी है, इस तरीके की होती है लौकी, और या लंबी भी हो सकती है, ओवल शेप भी होती है। तो वो क्या करते हैं, इसको लौकी के अंदर का जो भी चीज़ें होती हैं वो सब निकाल देते हैं, ठीक है, इसको खाली कर देते हैं। ये वाला पोर्शन पूरा खाली कर दिया, बाहर निकाल दिया, और उसके बाद इस लौकी को सुखा देते हैं, ओके। और जब उसके अंदर जगह बन गई, लौकी सूख गई, तो इसको एज ए कंटेनर यूज़ करते हैं, इसके अंदर कुछ भी अपना अनाज भर के रखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तुमरी। तो ऐसे ही आपने और चीज़ों के नाम बताने हैं, और किस स्टेट में यूज़ किया जाता है, और वो किस तरीके से होता है, ये सब आप यहाँ पर बताएंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये डोको हैं, क्या बोलते हैं इनको, डोको। और ये ज़्यादातर सिक्किम, उत्तराखंड और नॉर्दर्न इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। ये वी शेप होते हैं, ठीक है, वी शेप है, इस तरीके से वी शेप। और किससे बने होते हैं, बैम्बू से। तो ये हैंड वोवन बैम्बू बास्केट्स हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, ये डोको हैं। दूसरा ट्रेडिशनल चीज़ होती है मटका। मटका तो आप लोगों ने बहुतों ने देखा होगा, है ना। तो इस तरीके से मटके होते हैं, और भी डिज़ाइन के मटके हो सकते हैं। ये भी हम वाटर को स्टोर करने के लिए या फिर ग्रेन्स को भी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत पोरस होते हैं, मतलब इनमें मिट्टी के बने होते हैं, तो छोटे 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 से छेद होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो कंटेंट होता है, जो भी हम रखते हैं, वो कूल और ड्राई रहता है और सेफ़ रहता है। उसके बाद है कोथी। कोथी क्या होती है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कोथी का। कोथी में ये भी किससे बनी होती है, मड, काउडंग या फिर बैम्बू वगैरह से, ठीक है। जो मिट्टी है,
बैम्बू है या काऊ डंग है, उससे ये बनाते हैं। ये ज़्यादातर राजस्थान गुजरात में इस्तेमाल होता है और इसमें क्या है, अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। इसमें भी जो अनाज है वो एकदम सेफ रहता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, रीना एंड अमित गॉट रेडी फॉर दिस सेलिब्रेशन। अब यहाँ पर रीना और अमित सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो गए हैं। देयर ग्रैंडफादर टुक आउट अ बॉटल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ बॉक्स। और उनके दादाजी ने एक बॉक्स में से एक लिक्विड की बॉटल निकाली, कोई बॉटल निकाली जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस था। क्या था वो? दादाजी। अब दादाजी बोलते हैं दिस इज़ अ मिक्सचर मेड विद नीम ऑयल। ये एक मिक्सचर है जो कि नीम ऑयल से बना है, नीम के तेल से बना है। इफ़ यू रब इट ऑन योर हैंड्स एंड फीट द मॉस्किटोज विल नॉट बाइट यू। तो यहाँ पर दादाजी बोलते हैं अगर आप इसे अपने हाथ में और पैरों में रब करोगे, घिसोगे, तो मच्छर आपको काटेंगे नहीं। तो एक तरीके का मॉस्किटो रिपेलेंट है। जैसे आप भी घर से बाहर जाते होगे तो आजकल बहुत तरह की क्रीम्स आती हैं जो हम हाथ पैरों में लगाते हैं ताकि हमें बाहर जाके मच्छर न काटे, मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं। वैसे ही ये नेचुरली मेड मॉस्किटो रिपेलेंट दादाजी ने बनाया है, जो घर में किससे बनाया है उन्होंने? नीम ऑयल से, नीम के तेल से। रीना बोलती है दादाजी इज़ इट अ फर्स्ट एड बॉक्स? क्या ये फर्स्ट एड बॉक्स है? आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फर्स्ट एड बॉक्स। वी कीप सम मेडिसिन्स एंड मॉस्किटोज रिपेलेंट क्रीम इन इट बॉट फ्रॉम द मार्केट। ना यहाँ रीना पूछती है कि दादाजी ये क्या फ़र्स्ट एड बॉक्स है? वो बोलती है कि मैंने भी एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाया है और उसमें क्या रखा है? सम मेडिसिन्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। कुछ दवाइयाँ रखी हैं और कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, वो रखे हैं जो कि मार्केट से ख़रीदे हुए हैं। ठीक है, वो बता रही जो दवाइयाँ हमने रखी हैं वो कहाँ से ख़रीदी हैं? मार्केट से। अब एक्टिविटी 5 में क्या करना है? डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड राइट द नेम ऑफ द प्लांट, इट्स पार्ट एंड इट्स यूजेस इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर आपने किसी प्लांट का नाम अपने बड़ों की हेल्प से, फैमिली में जो आपके बड़े हैं उनकी हेल्प से ये काम करना है। आपने क्या करना है? नेम ऑफ द प्लांट, आपने प्लांट्स का नाम लिखना है और उसका पार्ट लिखना है, कौन सा पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसका क्या यूज़ है। जहाँ जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है इंडियन बेसिल। इंडियन बेसिल मतलब तुलसी। तुलसी का क्या इस्तेमाल करते हैं हम? पार्ट ऑफ द प्लांट लीव्स। लीव का क्या यूज़ होता है? तुलसी के पत्तों की चाय में डाल के पिया जाता है ताकि खांसी ना हो, है ना। और तुलसी के पत्तों को पीस के भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके नाम लिखने हैं, उनका कौन सा पार्ट आप इस्तेमाल करते हो और किस काम के लिए इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर से इंडियन बेसिल का देखते हैं। तुलसी की जो पत्तियाँ हैं वो यूज़ होती हैं और किस लिए यूज़ होती हैं? यूज़ टू गेट रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कफ एंड कोल्ड से आराम पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हैं कैरम सीड्स जिनको अजवाइन बोलते हैं हिंदी में, और इनके बीजों का इस्तेमाल किस लिए होता है? यूज़ टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्टमक एक, मतलब पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नीम के जो पत्ते होते हैं, लीव्स यूज़ होती हैं, यूज़ फॉर स्किन केयर के लिए यूज़ होता है। और जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट में भी यूज़ होता है, नीम ऑयल बनता है, ठीक है। बार्क, नीम के बार्क का क्या इस्तेमाल होता है? बार्क मतलब छाल, यूज्ड फॉर डेंटल हेल्थ। दांतों से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए इसकी छाल का भी इस्तेमाल किया जाता है दांतुन वातुन बनाने में, ठीक है। देन कोरिएंडर मतलब धनिया। धनिया के पत्ते इस्तेमाल करते हैं किस लिए? यूज टू ऐड फ्लेवर टू डिशेज़, मतलब खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए। दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। एलोवेरा, इसका जो लीव्स, इसकी लीव्स के अंदर इसका जो जेल होता है वो इस्तेमाल होता है स्किन केयर के लिए एंड वोंड्स एंड बर्न्स के लिए, मतलब कहीं चोट लग जाए या जल जाए तो वहाँ पर एलोवेरा का जेल लगाया जाता है, उससे राहत मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस करना है व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना चाहिए? सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड हैव बैंडेजेस, उसमें बैंडेजेस होने चाहिए। कॉटन होना चाहिए। एंटीसेप्टिक लोशन, कोई एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए जब चोट वोट लगे तो उसमें लगाने के लिए। सीजर्स, छोटी कैंची होनी चाहिए को काटने के लिए बैंडेज को। एडेसिव टेप, चिपकाने के लिए टेप होना चाहिए। पेन रिलीफ स्प्रे होने चाहिए जो कि दर्द से आराम दिलाते हैं। एंड ग्लव्स फॉर ट्रीटिंग स्मॉल इंजरीज क्विकली, और ग्लव्स भी होने चाहिए ताकि हम ग्लव्स पहन के छोटी छोटी जो इंजरीज़ होती हैं उनको ट्रीट कर सकें, ठीक है। बिना ग्लव्स से, अगर हम ग्लव्स यूज़ नहीं करेंगे, हमारे हाथ गंदे होंगे तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है जिसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसलिए ग्लव्स होना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक
प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ समवन गेट्स इंजर्ड। आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर किसी को चोट लग गई है तो उसे फर्स्ट एड देना ज़रूरी है जल्दी से, है ना? फर्स्ट एड देते हैं पहले। तो इसका आंसर आप इस तरीके से बता सकते हैं, फर्स्ट एड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स इमीडिएट हेल्प। वो हमें इमीडिएट हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं बच्चे खेलते हैं ग्राउंड में, है ना, अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैदान में कहीं भी खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, अचानक किसी कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, मान लीजिए हॉस्पिटल दूर है, तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको फर्स्ट एड मिल जाए तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा, उसका पेन कम हो जाएगा, उसका खून बहना बंद हो जाएगा अगर ज़्यादा चोट लगी है ना। तो इसलिए फ़र्स्ट एड ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, फर्स्ट एड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स इमीडिएट हेल्प। ये हमें जल्दी से हेल्प दे देता है फर्स्ट एड। रिड्यूसेस पेन, पेन को कम करता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन होने से भी रोकता है। एंड कैन सेव लाइफ, और ज़िंदगी को बचा सकता है। बिफोर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, जब तक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले उससे पहले तक ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड कर सकता है, इसलिए फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पार्कलिंग लाइट। ओके, स्पार्कलिंग लाइट, हैप्पी लाइफ। स्पार्कलिंग मतलब जगमगाती, जगमगाती रोशनी, जगमगाती रोशनी, इसको क्या बोला गया है? स्पार्कलिंग लाइट, जगमगाती रोशनी, और हैप्पी लाइफ, खुशी वाला जीवन। इन द इवनिंग, शाम को, शाम के समय क्या हुआ? द होल विलेज वॉज लिट अप विथ कलरफुल लाइट्स। शाम को पूरा गांव रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठा। लिट अप मतलब जगमगा उठना, पूरी गांव में लाइट चल गई। एवरीवन गैदर्ड इन अ बिग फील्ड, एवरीवन मतलब हर कोई, गैदर्ड हुआ, इकट्ठा हुआ बड़े से मैदान में। पीपल वर वियरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स, लोगों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, वहाँ के जो परंपरागत कपड़े हैं वो पहने हुए थे जो गांव में पहनते हैं। एंड ज्वेल्स, और ज्वेलरी पहनी हुई थी, ठीक है, गहने पहने हुए थे जो भी वहाँ पहने जाते हैं। बिफोर द फेस्टिविटीज स्टार्टेड, प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू द गॉड एंड मदर नेचर। इससे पहले कि उत्सव को मनाना शुरू करते, फेस्टिविटीज़ मतलब उत्सव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उत्सव, इससे पहले कि उत्सव को मनाना शुरू करते, उत्सव मनाने से पहले प्रेयर्स की गई, प्रार्थना की गई, किसको? गॉड एंड मदर नेचर की प्रार्थना की गई, ठीक है। प्रेयर्स वर ऑफर्ड, उनको थैंक यू कहने के लिए उनको प्रार्थना की गई, भगवान की और प्रकृति की पूजा की गई। दिस साउंड ऑफ द ढोल एंड नगाड़ा फिल्ड द एयर, और पूरे जो हवा थी, हवा में किसकी आवाज़ गूंज उठी? ढोल और नगाड़ों की, ठीक है। ढोल और नगाड़े क्या होते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? ढोल, ठीक है। ये क्या है? ढोल, ढोल। और नगाड़ा क्या होता है? ये है नगाड़ा, ठीक है, ढोल नगाड़ा, ठीक है, ये नगाड़ा है। तो इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पर बजाए गए। तो ढोल नगाड़ों की आवाज़ से पूरी हवा में ढोल नगाड़ों की आवाज़ फैल गई। वाइब्रेंट बीट्स मेड एवरीवन टैप देयर फीट इन सेलिब्रेशन, और इनकी आवाज़ से जो बीट्स, जब ये नगाड़े और ढोल बजते हैं तो बीट्स में बजाते हैं, ठीक है। जो भी संगीतकार होते हैं जो इनको बजाते हैं वो ट्यून के साथ इनको बजाते हैं, और इनकी जो ट्यून थी, जो बीट्स थे, उसकी वजह से सारे लोग डांस करने के लिए आ गए, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खड़े हों किसी प्रोग्राम में और बीट्स बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं और लोग डांस करें, तो आपका भी मन कर जाता है डांस करने का, आप भी धीरे 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 डांस करना शुरू कर दो, है ना। तो ऐसे ही जो ये ढोल नगाड़ों के बीट्स की वजह से सब के सब नाचने लगे, सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो गए। ओके, अमित एंड रीना ऑल्सो जॉइन देम एंड एंजॉयड द ट्रेडिशनल डांस, और अमित और रीना ने भी उनको ज्वाइन किया, जो लोग वहाँ डांस कर रहे थे गांव वाले, उनके साथ साथ रीना और अमित भी डांस में शामिल हो गए। जो उनका ट्रेडिशनल डांस था वो किया, और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया जो प्रोग्राम था इसको। तो ये देखो किस तरीके से ये ढोल है, ठीक है, और ये डांस कर रहे हैं, ये इनका ट्रेडिशनल डांस है। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी 6, फाइंड आउट द ट्रेडिशनल डांसेस एंड सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन, परफॉर्म अ ट्रेडिशनल डांस विद द हेल्प ऑफ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स फॉर अ एनुअल डे ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपने ट्रेडिशनल डांसेस के बारे में या सॉन्ग्स के बारे में पता लगाना है जो आपके रीजन में किए जाते हैं या गाए जाते हैं, और आपने अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर अपने टीचर्स की मदद से एनुअल डे पर एक ट्रेडिशनल डांस करना है। तो ऑब्वियसली आप लोग ये करते होंगे आपके एनुअल फंक्शन पर।
Now next is discuss. Imagine if there is no light in your area for 2 days. Imagine करो आपके एरिया में 2 दिन तक बिल्कुल लाइट ना हो, कोई लाइट ना हो. What changes will you see in your life? आप अपने जीवन में क्या बदलाव देखेंगे? तो आपने यहाँ पर ये बात बतानी है कि अगर लाइट ना हो 2 दिन के लिए तो क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे लाइफ में. तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं. इफ़ देयर इज़ नो लाइट फॉर 2 days, अगर 2 दिन तक बिजली नहीं होगी, वी विल फेस डिफ़िकल्टी इन कुकिंग, स्टडिंग एंड मूविंग एट नाइट. हमें खाना बनाने में, पढ़ाई करने में या रात को बाहर घूमने में या किसी भी काम के लिए जाने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, परेशानी होगी. मोबाइल फ़ोन्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल स्टॉप वर्किंग. जो भी चीज़ें बिजली से चलती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन चार्ज होते हैं और जैसे कि मिक्सी है, का वॉशिंग मशीन है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, वो रुक जाएंगी, वो नहीं यूज़ हो पाएंगी. एंड लाइफ विल स्लो डाउन. और जो हमारी लाइफ है ऐसा लगेगा हमें कि ज़िंदगी बहुत धीमी हो गई है, धीरे गति से चल रही है. ठीक है, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. Reena and Amit were amazed at the beautiful connection the people of their village had with nature. जो रीना और अमित थे वो ये देखकर बहुत अमेज थे, आश्चर्यचकित थे कि उनके गांव के जो लोग हैं उनके बीच में और जो प्रकृति है, नेचर है, उनके बीच में बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन था, रिश्ता था. ठीक है, वहाँ के गांव के जो लोगों का कनेक्शन था नेचर के साथ वो बहुत ही खूबसूरत था. ये देखकर रीना और अमित बहुत आश्चर्यचकित थे. They started thinking about what they could do for nature and how they could thank nature for everything. अब वो दोनों सोचने लगे किस बारे में, कि वो क्या कर सकते हैं नेचर को थैंक यू बोलने के लिए. ठीक है, नेचर का धन्यवाद करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में वो सोचने लगे. हाउ दे कुड थैंक नेचर फॉर एवरीथिंग. मतलब नेचर ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं, चाहे हवा हो, पानी हो, पेड़ पौधे हो, जो भी हम नेचर से की चीज़ें हैं इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए हम नेचर का धन्यवाद कैसे करें, इसके बारे में वो दोनों सोचने लगे. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज़. द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन देम आर प्रिजर्व्ड. These are important places for the community to gather, worship and celebrate the beauty of nature. यहाँ पर बताया गया है कि पवित्र, सैक्रेड मतलब पवित्र ग्रुप्स होते हैं. ग्रुप्स क्या होते हैं, वो जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं. ठीक है, तो जंगलों में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं. छोटे छोटे एरिया हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं. तो उन एरिया में जहाँ पर पेड़ हैं, छोटे छोटे प्लेसेस हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जंगलों के बीच में, वो लोकल कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं. मतलब वहाँ गांव में जो लोग रहते हैं वो इन एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं, किसी को इन पेड़ों को काटने नहीं देते हैं. ठीक है, द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन देम आर प्रिजर्व. इनके अंदर ये जो ग्रुप्स हैं, जो छोटे छोटे एरिया हैं, पार्ट हैं, पैचेस हैं फॉरेस्ट में, उनके अंदर जो भी जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी जानवर पक्षी वहाँ रहते हैं और वो जो पेड़ वहाँ पर हैं, उनको ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं. ठीक है, किसी को उनको नुकसान नहीं पहुँचाने देते. दीज आर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. ये जो जगह हैं, ये जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है फॉर द कम्युनिटी टुगेदर. ओके, तो कम्युनिटी वहाँ पर इकट्ठा होती है, जो भी गेट टुगेदर करते हैं ये लोग, नाचते गाते हैं, वहाँ पर करते हैं. वर्शिप के लिए, पूजा के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पूजा करते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, उत्सव मनाते हैं. द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ द नेचर. मतलब वहाँ पर ये प्रकृति की सुंदरता को सेलिब्रेट करते हैं. तो सारे जो अपने उत्सव हैं, जो चीज़ें ये करते हैं प्रकृति से रिलेटेड, वहाँ पर वो इन जगहों पर करते हैं. तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है. आगे है एक्टिविटी 7. Talk to your elders and find out the rituals in connection to animals and plants which are celebrated in your locality. A few examples are given below. आपने अपने बड़ों से पता करना है कि जो हमारा कनेक्शन है एनिमल्स या प्लांट्स के साथ, उसके लिए हम क्या रिचुअल्स करते हैं, क्या क्या करते हैं, और जिसकी वजह से ये पता चलता है कि हम एनिमल्स और प्लांट्स से कनेक्टेड हैं. तो उसके बारे में आपने यहाँ पर पता करना है. और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाकी 2 स्पेस आपको दी हुई है, यहाँ पर आप खुद लिखेंगे. जैसे कि वट पूर्णिमा. वट पूर्णिमा क्या होता है, किससे जुड़ा हुआ है, ये प्लांट से, एनिमल से, ये बैनियन ट्री से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है. वट मतलब वट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़. ठीक है, वट मतलब बरगद. इसमें क्या करते हैं, वर्शिपिंग, उसकी पूजा की जाती है बरगद के पेड़ की. ठीक है, ये एक्टिविटी है, इससे पता चलता है कि पेड़ से हमारा कनेक्शन है.
हरी जीरोटी क्या होता है? फ्रूट बियरिंग ट्रीज़। ये किससे रिलेटेड है? ये फ्रूट बियरिंग ट्री जो पेड़ फल देते हैं उनसे रिलेटेड है। उसमें क्या करते हैं? प्लांटेशन करते हैं, मतलब पौधे उगाते हैं। देन काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल। काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल है, इस किससे रिलेटेड है? एलिफेंट से, ये एनिमल से रिलेटेड है। एक्टिविटी क्या करते हैं? अवेयरनेस ड्राइव। उस समय यहाँ पर एलिफेंट्स के प्रति जो जागरूकता है वो फैलाई जाती है, लोगों को एनिमल्स के लिए या एलिफेंट के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे ही 2 चीज़ें आपने बतानी हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। एक नाग पंचमी के दिन स्नेक्स की पूजा की जाती है, नाग देवता की पूजा की जाती है, ऐसे उनको दूध चढ़ाया जाता है ना मंदिरों में। इसको आप लिखेंगे एक्टिविटी क्या की जाती है? वर्शिपिंग। देन गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन जो काउज होती हैं, गाय होती हैं, उनकी भी पूजा होती है। गोवर्धन पर्वत की भी पूजा होती है, श्री कृष्ण की भी होती है, लेकिन काउज जो हैं गायों की भी पूजा होती है क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर आप एक्टिविटी में लिखेंगे वर्शिपिंग। ठीक है, आगे है वी वर्शिप मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत अलग अलग जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वहाँ पर प्लांट्स की और एनिमल्स की पूजा की जाती है। दिस इंडिकेट्स अवर रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर। ये क्या दर्शाता है? हम जब इनकी पूजा करते हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ये चीज़ दर्शाती है कि हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं किनको? इन प्लांट्स को, एनिमल्स को, पूरे नेचर को, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का ट्रेडिशन है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने एनिमल्स को, अपने प्लांट्स को और अपने नेचर को। Then next is here are some ways to care for plants and animals in our surroundings। या कुछ तरीके बताए गए हैं कि कैसे आप प्लांट्स और एनिमल्स जो आपके सराउंडिंग में हैं, आपके चारों तरफ हैं, उनको केयर कर सकते हो, उनकी देखभाल कर सकते हो। पहली चीज़, रिड्यूस पेपर वेस्ट। एक तो जो पेपर का वेस्ट है उसको आपने कम करना है, कूड़ा नहीं फैलना चाहिए इधर उधर। से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ मत कीजिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग प्लांट्स। प्लांट्स को बचाने के लिए आपने अवेयरनेस जगानी है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, अवेयरनेस फैलानी है, जागरूकता फैलानी है कि पेड़ बचाओ, पेड़ों को काटना नहीं है। ओके, और यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हैं जैसे कीप फूड एंड वाटर फॉर बर्ड्स। बर्ड्स के लिए खाना और पानी रखो। प्लांट ट्रीज़, पेड़ पौधे लगाओ। ऑर्गेनाइज अ क्लीन अप ड्राइव, मतलब एक स्वच्छता अभियान चलाओ जिसमें कि आप अपने घर के आसपास की जो भी एरिया हैं या स्कूल के आसपास के एरिया हैं उनको साफ़ करो। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि आप नेचर की देखभाल कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज़ फ्रॉम नेचर इन आवर डेली लाइफ। मतलब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रकृति से क्या क्या चीज़ें लेते हैं या यूज़ करते हैं। तो जैसे ईटिंग, खाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं? कलेक्टेड फ्रॉम नेचर, जैसे कि फ्रूट्स एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे और भी चीज़ों के नाम लिखने हैं। देन क्लोथिंग, कपड़े के लिए हम क्या लेते हैं? कॉटन। बाकी चीज़ें आपने लिखनी है कपड़ों से रिलेटेड। हेल्थ केयर, मतलब अपनी हेल्थ के लिए हम कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? नीम का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बाकी चीज़ें लिखनी है। एनी अदर, ठीक है, एनी अदर में कोई और चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए हैं, या आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे ईटिंग के लिए फ्रूट्स है, सीरियल्स अनाज हैं, नट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल है, ये खाने में आ जाती हैं सारी चीज़ें। क्लोथिंग, कॉटन के कपड़े, वूल, ऊन के कपड़े जो हमें एनिमल से मिलता है, ऊन। सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, जूट के प्लांट्स से मिलता है, तो जूट से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्लोथ्स। ठीक है, देन हेल्थ केयर में जो हमारे हेल्थ के लिए इस्तेमाल होती हैं ऐसी चीज़ें, नीम, ये इन्होंने दिया हुआ है, फिर तुलसी, ये भी पौधा है, एलोवेरा, कोरिएंडर, और भी पौधों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो हेल्थ केयर में यूज़ होती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जो हेल्थ केयर के लिए यूज़ होती हैं वो आप बता सकते हैं जो हमें हमारे नेचर से मिलता है। देन एनी अदर, बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं। वुड हो गया, ऑयल हो गया, क्ले, मिट्टी से हम क्या बनाते हैं? बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, है ना। क्ले, बहुत सारे लोग घर बनाते हैं मिट्टी के, और मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो भी नेचर से है। वाटर मिलता है नेचर से, ऑक्सीजन, फ्लावर्स, सो देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चैलेंजेस अराइज व्हेन वी ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, तो क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ वी ओवर यूज़ वुड फ्रॉम नेचर आवर फॉरेस्ट डिप्लीट। अगर हम लकड़ी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। डिप्लीट मतलब कम होते चली जाएंगे। ऐसे ही आपने वाटर का लिखना है, सॉइल का, सी प्रोडक्ट्स, ठीक है, समंदर से जो चीज़ें मिलती हैं हमें, एंड एनी अदर।
तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे अगर हम वाटर का ओवर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की कमी हो जाएगी। क्रॉप फेलियर, अगर पानी नहीं है तो क्रॉप भी नहीं उग पाएगा, ठीक से फसल नहीं हो पाएंगी। पुअर सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई भी नहीं रह पाएगी, ठीक है। साफ़ सफाई के लिए पानी चाहिए तो वो भी ठीक से नहीं होगा। अगर सॉइल का आप इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जो ऊपर की लेयर होती है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है जिसमें कि फसल ग्रो होती है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो क्या होगा, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, मतलब जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरकता है, वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें क्रॉप्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। रिड्यूस्ड क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल जो है कम पैदा होगी, ठीक है। और लॉस ऑफ फर्टिलिटी, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। देन सी प्रोडक्ट्स, समंदर में जो चीज़ें हैं, सी प्रोडक्ट्स हैं वो जो हम इस्तेमाल करते हैं मेनली, वो फ़िशेस होती हैं। तो उन फ़िशेस की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप ये भी लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर फिशरमैन की जो ज़िंदगी है किस पर निर्भर है, फ़िशेस के ऊपर। वो फ़िशेस बेचते हैं तो उनकी जो लाइवलीहुड है, जो कमाते हैं वो फ़िश बेच के, उसका लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर फिशरमैन। देन एनी अदर लॉस, और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी नुकसान होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। देन इम्बैलेंस इन नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस। हमें ये पूछा गया है कि हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले घर पर क्या कर सकते हैं, स्कूल में क्या कर सकते हैं, इन पार्क्स इन अवर लोकेलिटी। तो यहाँ बॉक्सेस में आपने लिखने हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप किस किस तरीके से इन जगहों पर नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एट होम, सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी बचाना है और बिजली को बचाना है। अवॉइड प्लास्टिक को आपने अवॉइड करना है। और घर में भी प्लांट ट्रीज़, अगर आपके पास गार्डन है तो आप वहाँ पर ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं। देन एट स्कूल में क्या कर सकते हैं, अवॉइड लिटरिंग, मतलब जो आप छोटी मोटी चीज़ें फैला के गंदगी करते हो, स्कूल में कागज़ वागज फाड़ के फेंकते हो, वो नहीं करना है। प्लांट सैपलिंग, छोटे छोटे पौधे लगाने हैं, स्कूल गार्डन होगा उसमें पौधे लगाने हैं आपने। देन कीप कैंपस क्लीन, जो आपका स्कूल कैंपस है उसको आपने साफ रखना है। देन इन पार्क में आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, पार्क में जो भी एनिमल्स हैं छोटे छोटे उनको, और जो पौधे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, और जो भी कूड़ा कचरा है वो जो पार्क में डस्टबिन लगे होते हैं उन्हीं में आपने डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। देन इन आवर लोकेलिटी में क्या कर सकते हैं, जहाँ हम रहते हैं, प्लांट मोर ट्रीज़, वहाँ भी ज़्यादा पौधे लगाइए। ऑर्गेनाइज क्लीनलीनेस ड्राइव, जो हम सफाई अभियान चलाते हैं वो हमें चलाना चाहिए समय समय पर। एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, ठीक है। इन तरीक़ों से हम नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, डिज़ाइन योर हर्बल गार्डन। अब आपने अपना हर्बल गार्डन बनाना है जिसमें कि आपने हर्ब्स लगाने हैं, ऐसे पौधे जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हियर इज़ अ स्पेस फॉर योर हर्बल गार्डन। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट हर्ब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गार्डन एंड राइट डाउन देयर नेम्स। आर देयर सम हर्ब्स दैट यू लाइक लेस, ड्रॉ देम टू। तो यहाँ पर आपने उन हर्ब्स की पिक्चर बनानी है जो कि आपको पसंद है, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपके फेवरेट हैं वो बनाने हैं, अलग अलग जगह पर। आप एक क्यारी यहाँ बना सकते हो, एक यहाँ बना सकते हो, कुछ यहाँ बना सकते हो। प्रॉपर्ली आपने ड्रॉ करने हैं और आपने उन हर्ब्स के भी प्लांट क्या करने हैं, पिक्चर्स बनानी है जो आप कम पसंद करते हो, ठीक है। वो यहाँ पर आप छोटा सा एरिया में बना सकते हो जो कम पसंद करते हैं, और इनके नाम भी आपने लिखने हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।